नमस्कार दोस्तों। एग्जाम की रणभूमि में उतरने से पहले आइए भरें अपना तरकश। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो शायद हम सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, द राइट टू डिस्कनेक्ट बिल। ये बिल सिर्फ एक कानून का प्रपोजल नहीं है, बल्कि हमारे वर्क लाइफ बैलेंस और मेंटल हेल्थ पर एक बहुत बड़ी बहस है। और हाँ, कंपेरेटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से तो ये बेहद जरूरी है। ये सवाल सोचिए, शाम के 6 बजे के बाद क्या आपका वक्त सच में आपका है? इंडिया में खासकर काम और पर्सनल लाइफ की लकीर बहुत धुंधली हो गई है। वेस्टर्न कंट्रीज में जहां ऑफिस के बाद मतलब नो ऑफिस होता है, वहीं हमारे यहाँ घर आने के बाद भी फोन बजता रहता है, ईमेल्स आते रहते हैं। इसी ऑलवेज ऑन कल्चर ने इस बिल को जन्म दिया है। तो चलिए इस पूरे मुद्दे को आसान भाषा में आगे समझते हैं। हम इन 6 पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। पहले कि ये बिल आखिर है क्या, फिर इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी, इसके अंदर लिखा क्या है, इसका हम सब पर क्या असर पड़ेगा, इसको लागू करने में क्या दिक्कतें आ सकती हैं, और आखिर में इसका फ्यूचर क्या है। ये स्ट्रक्चर आपको नोट्स बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो सबसे पहले लेट्स गेट टू द बेसिक्स। ये राइट टू डिस्कनेक्ट बिल है क्या? बेसिकली ये लोकसभा में एनसीपी की एमपी सुप्रिया सुले जी ने इंट्रोड्यूस किया है। इसका सिंपल सा मकसद है एम्प्लॉयज़ को ये कानूनी अधिकार देना कि वो ऑफिस आवर्स के बाद काम से जुड़े कॉल्स, मैसेजेस और ईमेल्स को मना कर सकें, बिना किसी डर के। अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जो एग्जाम के लिए क्रूशियल है। ये एक प्राइवेट मेंबर बिल है। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी एमपी यानी सांसद जो मिनिस्टर नहीं है, अगर कोई बिल लाता है तो उसे प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं, भले ही वो रूलिंग पार्टी का ही एमपी क्यों ना हो। अगर कोई मिनिस्टर बिल लाए तब उसे गवर्नमेंट बिल कहा जाता है। ये फर्क याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों। इसकी जड़ है हमारा ऑलवेज ऑन वर्क कल्चर। जब से पैंडेमिक के बाद वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड मॉडल्स नॉर्मल हो गए हैं, तब से तो काम और घर की दीवार ही गिर गई है। खासतौर पर आईटी, फाइनेंस, कंसल्टिंग जैसे सेक्टर्स में 24/7 अवेलेबल रहने का प्रेशर बहुत ज्यादा है। और इसी ऑलवेज ऑन कल्चर से एक नया शब्द उभर कर आया है, इन्फो ओबेसिटी। मतलब इंफॉर्मेशन का ओवरलोड। जब आप पर लगातार कॉल्स, ईमेल्स और मैसेजेस की बारिश होती है तो आपका दिमाग थक जाता है। आप इंफॉर्मेशन से इतना भर जाते हैं कि कुछ भी प्रोसेस करना मुश्किल हो जाता है। और इसके नतीजे काफ़ी गंभीर हैं। मेंटल एग्जॉस्शन यानी दिमागी थकान, नींद का पूरा साइकिल बिगड़ जाता है, स्क्रीन देखते देखते डिजिटल फटीग हो जाती है और धीरे धीरे आप इमोशनल बर्नआउट की तरफ बढ़ने लगते हैं। इन सब का सीधा असर आपकी फैमिली लाइफ और आपकी अपनी वेलबींग पर पड़ता है। आपको शायद लगे कि ये सिर्फ इंडिया की ही प्रॉब्लम है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुनिया के बहुत से देश इस पर पहले ही कदम उठा चुके हैं। फ्रांस ने तो 2017 में ही राइट टू डिस्कनेक्ट को कानून बना दिया था। इटली, स्पेन और दूसरे यूरोपियन देशों में भी इस तरह के कानून हैं। तो इंडिया भी इस ग्लोबल कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बन रहा है। तो चलिए अब इस बिल के अंदर झांक कर देखते हैं कि इसके मुख्य प्रावधान यानी की प्रोविजंस क्या हैं। हम इसको 3 पार्ट्स में समझेंगे। एम्प्लॉयज़ के क्या अधिकार होंगे, एम्प्लॉयर्स की क्या जिम्मेदारियां होंगी और नियम तोड़ने पर क्या सजा होगी। देखिए, ये बिल दोनों तरफ बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। एक तरफ एम्प्लॉयज़ को ये हक मिलेगा कि वो वर्किंग आवर्स के बाद कॉल्स और ईमेल्स को इग्नोर कर सकें और इसके लिए उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। दूसरी तरफ 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ वाली कंपनीज को अपने स्टाफ के साथ लिखित में एग्रीमेंट करना होगा, डिजिटल बाउंड्रीज सेट करनी होंगी और मेंटल हेल्थ सपोर्ट भी देना होगा। और हाँ, इसमें पैसे की भी बात है। अगर कोई एम्प्लॉय ऑफिस आवर्स के बाद काम करने को तैयार हो जाता है तो उसे ओवर टाइम पे मिलना चाहिए, और अगर कोई कंपनी इन रूल्स को फॉलो नहीं करती तो उस पर एक भारी जुर्माना लगेगा, कंपनी के टोटल एम्प्लॉय रेम्युनरेशन का 1%। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। अब सवाल उठता है कि इन सब नियमों को लागू कौन करेगा। इसके लिए बिल एक एम्प्लॉयज वेलफेयर अथॉरिटी बनाने का सुझाव देता है। इस अथॉरिटी का काम होगा नेशनल सर्वेस करना, एम्प्लॉयज़ की शिकायतों को सुनने के लिए एक सिस्टम बनाना और कंपनियों पर नज़र रखना। अगर कोई कंपनी गड़बड़ करती है तो उस पर पेनल्टी लगाना भी इसी का काम होगा। तो ये सारी बातें सुनने के बाद असली सवाल यह है कि इससे आखिर फर्क क्या पड़ेगा। ये इंडिया के करोड़ों कर्मचारियों के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? चलिए इसके महत्व को समझते हैं। देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो है एक बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस। आईटी, बीपीओ और स्टार्टअप्स जैसे हाई प्रेशर सेक्टर्स में जहां कोई सीमाएं नहीं होती, वहां एक फॉर्मल बाउंड्री बनेगी। जब एम्प्लॉयज़ बर्नआउट नहीं होंगे तो वो नौकरी भी कम छोड़ेंगे, जिसे हम एट्रिशन रेट कहते हैं। और एक खुश और हेल्दी एम्प्लॉय हमेशा ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। तो लॉन्ग टर्म में इससे कंपनीज को भी फायदा ही होगा। लेकिन हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। जितना ये बिल सुनने में अच्छा लगता है, इसकी राह उतनी आसान नहीं है। इसको जमीन पर उतारने में बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारे हर्डल्स हैं।
स्क्रीन पर ये नंबर देखिए 14। पता ये क्या है? 1952 से लेकर आज तक पार्लियामेंट में हजारों प्राइवेट मेंबर बिल्स लाए गए हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 14 ही कानून बन पाए हैं। सिर्फ 14। यह आंकड़ा इन बिल्स के सफर की कठिनाई बताता है। और अब इस साल पर गौर कीजिए, 1970। ये और भी ज्यादा शॉकिंग है। आखिरी बार कोई प्राइवेट मेंबर बिल 1970 में पास हुआ था। उसके बाद से पिछले 50 सालों से भी ज्यादा वक्त से एक भी प्राइवेट मेंबर बिल कानून नहीं बन पाया है। इससे आप इस बिल के लेजिस्लेटिव फ्यूचर का अंदाजा लगा सकते हैं। इन चैलेंजेस को हम मोटा-मोटी 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, लेजिस्लेटिव। पार्लियामेंट में आमतौर पर इन बिल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। दूसरा, इंडस्ट्रियल। स्टार्टअप्स और आईटी जैसी इंडस्ट्रीज इसका विरोध करेंगी क्लाइंट डेडलाइंस का हवाला देकर। और तीसरा, एनफोर्समेंट। ये ट्रैक करना ही बहुत मुश्किल होगा कि कौन सा कॉल जरूरी था और कौन सा नहीं। इमरजेंसी किसे कहेंगे, ये सब बहुत सब्जेक्टिव है। तो इन सारी मुश्किलों के बीच क्या इस बिल का कोई फ्यूचर है? क्या आशा की कोई किरण बाकी है? चलिए एक पल के लिए सोचते हैं कि अगर सारी मुश्किलों के बावजूद ये बिल पास हो जाता है, तो इसका मतलब ये होगा कि आप और हम जैसे लोग कानूनी तौर पर ऑफिस आवर्स के बाद अपने बॉस के फोन और ईमेल्स को इग्नोर कर सकते हैं। आपके वीकेंड और छुट्टियां सच में आपकी होंगी। लेकिन मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। क्या एक कानून बना देने से इंडिया का वर्क कल्चर, जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, सच में बदल जाएगा, या ये सिर्फ एक ऊपरी सरफेस लेवल फिक्स है? इस पर जरूर सोचिए, क्योंकि ये आपको मेंस एग्जाम में आंसर राइटिंग के लिए एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव देगा। इस टॉपिक पर आपके लिए रेडी रेकनर नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से एक्सेस कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।